खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी में सरकार के नियम कायदे न मानने वाले मदरसों पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार के बार बार कहने के बावजूद भी मदरसा बोर्ड के वेब पोर्टल पर 2682 मदरसों ने अपनी डिटेल्स अपलोड नहीं की। अब इन मदरसों की मान्यता रद्द की जा रही है। सरकारी वेब पोर्टल पर मदरसों की सारी डिटेल अपलोड करनी थी, जिसमें मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर, दूसरे स्टाफ, उनके आधार की डिटेल्स के साथ स्टूडेंट्स की जानकारी और क्लासरूम्स की फोटो शामिल है। ऐसा करने वाले 16,461 मदरसों को ही अब सरकारी एड का हक होगा। सरकार का तर्क है कि मदरसा एजुकेशन काउंसिल मदरसों में फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठा रही। ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि कई मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं और इन मदरसों को होने वाली फंडिंग की जानकारी स्टेट मशीनरी को थी ही नहीं। इसके अलावा मदरसों में पढ़ाई जाने वाली एजुकेशन मटेरियल भी कई बार विवादों में आ गए थे, लेकिन अब सरकार के इस कदम का विरोध हो रहा है। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं कि सरकार मदरसों के मामले में दखल अंदाजी बंद करे। उन्होंने यह भी कहा कि मदरसों को नेशनल फ्लैग होस्टिंग और नेशनल एंथम गाने में भी कोई परहेज नहीं है, लेकिन यह निगरानी सिर्फ मदरसों पर ही क्यों की जा रही? तो क्या इस सवाल में वाकई दम है कि मदरसों पर ही क्यों लटक रही है सरकारी उसूलों की तलवार? और आखिर क्यों ना हो नियम कायदे ना मानने वाले मदरसों के खिलाफ एक्शन? इन्हीं सवालों पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मदरसों के खिलाफ योगी हुकूमत करेगी बड़ी कार्रवाई। 2682 मदारिस का रजिस्ट्रेशन होगा खत्म। मदरसों पर ही क्यों लटकती रहती है हुकूमत के उसूलों की तलवार? क्यों ना हो कानून न मानने वाले मदरसों के खिलाफ एक्शन? उत्तर प्रदेश में मदारिस के नाम पर चलने वाली दुकानें और मदरसों के नाम पर चलने वाले स्कूलों के दिन करीब आ गए हैं। हुकूमत उत्तर प्रदेश 2682 मदारिस की मंजूरी को रद्द करने जा रही है। इन सभी मदारिस का गुनाह यह है कि इन मदरसों ने अब तक मदरसा पोर्टल पर अपनी तफसीलात नहीं डाली है। हुकूमत ने तफसीलात डालने के लिए वक्त भी मुकर्रर किया था और मुकर्ररा वक्त में इजाफा भी किया था, मगर मदारिस ने हुकूमत को अपनी तफसीलात पेश नहीं की। यूपी में जाली मदरसों की लंबी फहरिस्त। सिर्फ कागजों पर ही चलते हैं बहुत से मदरसे। मदरसों के पास नहीं है अपनी कोई इमारत। किराए की दुकानों में खोले गए हैं मदरसे। मदरसे लेते हैं हुकूमत से ग्रांट। ऐसे जाली मदरसों पर हुकूमत लगाएगी लगाम। ऐसे जाली मदरसों पर है हुकूमत की नजर। हुकूमत ने मदरसों से मांगी है तफसील पेश न करने वाले मदारिस का रियासती हुकूमत रजिस्ट्रेशन करेगी रद्द। पोर्टल के जरिए सारे अपने मदरसों की जानकारी सरकार को दे, और उसके लिए टाइम था। टाइम के बाद भी हमने 15 अक्टूबर तक का टाइम दिया। वहीं मदरसों की मंजूरी रद्द किए जाने के मामले में जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने कानपुर में मुनक्किद होने वाले एक प्रोग्राम के स्टेज से कहा कि मदारिस को हुकूमत का साथ देना चाहिए। वहीं महमूद मदनी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत हमारे मदरसों के साथ छेड़खानी कर रही है। सरकार को हमारे मदरसों के मामले में दखल हरगिज नहीं देना चाहिए। अगर कुछ खराबी है तो हमारी सरकार है, हमको बताए, हम उस खराबी को या तो ठीक करेंगे या उन्हें समझाएंगे कि ये खराबी नहीं है, आप इसको गलतफहमी है आपको। हुकूमत के जरिए मदारिस के लिए अगस्त में ही पोर्टल बनाया गया था, जिसमें सभी मदारिस को अपनी तफसीलात डालनी थी। तफसीलात नहीं डालने वाले मदारिस के खिलाफ हुकूमत ने कार्रवाई की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो मदरसों पर ही क्यों लटक रही है सरकारी उसूलों की तलवार? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन कुमार साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद बंसल साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद के, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। यासिर जिलानी साहब संघ से इनका ताल्लुक है और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। मौलाना सुफियान निजामी साहब तमाम मदरसों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ लखनऊ से इस बहस का हिस्सा हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं।
सबसे पहले नवीन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये सारे नियम कायदे ऐसा लग रहा है कि मदरसों के लिए ही हैं और अल्पसंख्यक की निशाना है। जब से योगी सरकार आई तब से ये आरोप लग रहा है बार बार, और योगी आदित्यनाथ की छवि भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। बार बार ये आरोप लग रहा है कि आप टारगेट कर रहे हैं मदरसों को। ये कैसे कह सकते हैं समीर भाई कि हम मदरसों को टारगेट कर रहे हैं? अगर सरकारी अनुदान मिलता है, हाँ, तो वो जिन कॉलेजों को मिलता है उस पर भी एक्शन लिया गया है, जिन स्कूलों को मिलता है उस पर उसके बारे में भी कहा गया है। हाँ। जब मदरसों में ये कहा गया कि आपके लिए मदरसों में जो पैसा सरकार दे रही है वो पैसा दे रही है कि बच्चों को तालीम दी जाए, पढ़ाया जाए उनको। हाँ। अगर वो उनको नहीं पढ़ा रहे हैं और उन जो गरीब बच्चे मदरसों में पढ़ने आते हैं उनका निवाला छिड़ के मौलाना और मौलवी खा रहे हो, तो क्या सरकार उसको चिंता नहीं करनी चाहिए थी? क्या इन ठेकेदारों के ऊपर छोड़ देना चाहिए क्या? आप मुझे बताइए कि जो मदरसों से बार बार अनियमितताओं की शिकायत करने वाला कौन है? वो उन्हीं के लोग हैं, मदरसे बोर्ड के लोग हैं। उन्होंने शिकायतें करी हैं। उस पर सरकार ने इनसे पूछा कि जो आप पैसा खर्च कर रहे हो बताइए आपके पास जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो कितने अनुभवी हैं, ये बच्चे कितने आते हैं, आप सरकार से एड ले रहे हैं, हाँ। उस एड का उन बच्चों के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं? लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अचानक से 2682 मदरसों को जो सरकारी एड मिल रही थी उसे बंद कर देना, उनका रिकॉग्निशन खत्म कर देना, ये तो 16,000 से ज्यादा स्टेप हो गया ना नवीन। इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपकी मंशा उनको दुरुस्त करने की नहीं थी, आपकी मंशा उनको बंद करने की। एक बार, दो बार, 3 बार उनको कहा गया ना दीजिए, हाँ, क्यों नहीं दी उन्होंने डिटेल? ये क्यों नहीं पूछा उन्होंने? 16,000 से ज्यादा, 17,000 के आसपास जो मदरसे हैं जो सही चल रहे हैं, उन्होंने अपनी जानकारी दी ना, अपलोड करी, ऑनलाइन करी। हाँ, उन्होंने भी तो उनकी तो एडबंदी करी, उनको किसी ने नहीं कहा। आप मदरसों में बैठ करके अगर बच्चों को तालीम नहीं देंगे, उनको आधुनिक शिक्षा नहीं देंगे, हाँ, और उनको पढ़ाने की जगह उनका पैसा खुद खाएंगे, तो अगर सरकार चिंता ना करे। इसलिए पिछली सरकारों ने नहीं की, ये उनका दोष है। ठीक है, ठीक है। राजकुमार भाटी साहब, ये पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि कौन से मदरसे, कहां पर इरेगुलरिटीज हैं, कहां अनियमितता हो रही है, कहां घपला हो रहा है, कहां घोटाला हो रहा है, कहां ठीक तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा है? 19,000 से ज्यादा मदरसे सरकारी एड से चल रहे थे, तो आप लोगों को कभी यह जरूरत महसूस नहीं हुई जो आज योगी सरकार को हो रही? नहीं, हमारी सरकार भी और मदरसा बोर्ड भी लगातार निगरानी रखते थे, मदरसों पर भी, विद्यालयों पर भी, स्कूल पर भी, सब पर निगरानी रखते थे। वर्तमान मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी का जो मदरसा प्रेम है, बहुत ज्यादा उनके मन में मदरसों के प्रति प्रेम है, सद्भाव है, और वो मदरसों को सुधारना चाहते हैं। हम उनसे निवेदन ये करना चाहते हैं, योगी जी हमारी तरफ भी देखिए, हमारे विद्यालयों को भी सुधारिए। हाँ। बहुत से संस्कृत विद्यालय भी फर्जी चल रहे हैं, कागजों में भवन तक नहीं है, सरकारी एड मिलती है उन्हें बाकायदा, नहीं मिलती है। संस्कृत विद्यालयों को नवीन जी मिलती है, संस्कृत विद्यालयों को मिलती है। संस्कृत भाषा को विशेष प्रोत्साहन की नीति है सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, और उन पे भी नजर डालिए। बाकी अगर एड नहीं भी मिलती है, मान्यता तो सरकार ही देती है। जो बिना एडेड विद्यालय हैं उन्हें भी मान्यता तो सरकार ही देती है। क्या उन्हें अनियमित तरीके से चलने दें? उनमें अनियमितताएं होने दें? उनमें चाहे योग्य अध्यापक ना हो, उनमें चाहे कमरे ना हो, बिल्डिंग ना हो, उनमें चाहे बच्चों की पढ़ाई ना हो रही हो। भाटी साहब, सरकार का तो यही तर्क है ना कि अब तक ये डेटा ही मौजूद नहीं था। अब जब कहा जा रहा है कि भाई जितने मदरसे हैं वो अपनी जानकारियां अपलोड करें, ताकि कौन सा सरकारी फंड कहां कहां कैसे देना, ये तो सरकार तय करेगी ना। आपने तो ये डेटा इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। करोड़ों रुपया अल्पसंख्यक समाज का, समीर अब्बास जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप मदरसों को खूब सुधारिए, मदरसों को अच्छे से अच्छा बनाइए, ज्यादा से ज्यादा कड़े नियम बनाइए, ताकि उसमें पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन हमारे विद्यालयों को भी सुधारिए। हमारे साथ भेदभाव क्यों? केवल मुसलमानों के प्रति प्रेम क्यों? आप स्वागत करते हैं केवल मदरसों के प्रति और मुसलमानों के प्रति प्रेम क्यों? आदित्यनाथ जी इतना प्रेम मुसलमानों के प्रति, जो योगी जी, जो माननीय मोदी जी प्रेम दिखाते हैं, कि मुसलमान औरतों को आजादी देना चाहते हैं। हिंदुओं में लाखों विधवाएं नारकी जीवन जी रही हैं। हिंदू महिलाओं के प्रति उनके मन में कोई दयाभाव नहीं, महिलाओं को उनका उद्धार नहीं करना चाहते वो। हिंदुओं में पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं है, विधवाओं को आश्रमों में छोड़ दिया जाता है, बाल विवाह होते हैं। आप उस पे मत जाइए, आप हलाला के समर्थन में होंगे, हम लाखों बाल विवाह होते हैं। एक तरफा मोहब्बत है ये। आप तंज कस रहे हैं कि एक तरफा हलाला के समर्थन में हम नहीं है। इतना प्रेम क्यों? ठीक है, हमारा भी उद्धार कीजिए, हम हिंदुओं की तरफ भी नजर सुरेंद्र राजपूत जी, माननीय मोदी जी और योगी जी। सुरेंद्र राजपूत जी, अगर सारे मदरसों की डिटेल मदरसा काउंसिल के पोर्टल पर आ जाएगी और सरकार ये तय कर पाएगी कि भाई 400 करोड़ का बजट, कोई कम बजट नहीं है, 400 करोड़ का बजट जो है रखा गया मदरसों के लिए कि उनका नवीनीकरण होगा, आधुनिकीकरण होगा, ये तमाम चीजों के लिए। अब सरकार को अगर पता चल जाएगा
और डेटा ये लोग अपलोड कर देंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी बात है ना। देखिए समीर भाई, डेटा सबका पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का अपलोड होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप डेटा अपलोड करें, आप आधुनिकीकरण करें, आप अपग्रेडेशन करें, आप ये देखें कि कौन वहां पर संस्कृत पढ़ा रहा है, कौन साइंस पढ़ा रहा है, कौन ये सारी चीजें पढ़ा रहा है, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, ना मदरसे बोर्ड को होनी चाहिए और न ही किसी मुस्लिम तंजीम को होनी चाहिए। इसमें मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत है। दिक्कत कहां पर है उसको देखना पड़ेगा। पूरे देश के मदरसों में, उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के मदरसों में मात्र 3% मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, मात्र 3%। और 97% मुस्लिम बच्चे जो हैं वो साधारण स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां हमारे और आपके बच्चे पढ़ते हैं। उन 97% जो बच्चे जहां पर पढ़ते हैं देश के, उनके स्कूलों का भी तो वही अपग्रेडेशन होना चाहिए जो मदरसे बोर्ड के स्कूलों का हो। अगर वहां पर कहीं कोई मदरसा बोर्ड में दिक्कत है तो वो भी आप लाएं, और जो साधारण स्कूलों में दिक्कत है वो भी आप लाएं। तब अगर आप एक जनरल बात करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका स्वागत होगा। लेकिन जब आप सिर्फ मदरसे के बात करेंगे और उसके बाद उनको आप कहीं ना कहीं घोषित करेंगे कि नहीं, यहां पर गैर कानूनी गतिविधियां हो रही हैं, यहां पर ये हो रहा है, यहां पर वो हो रहा है, तो वो लोग ये भूल जाते हैं कि इन्हीं मदरसों से जमायते उलमा हिंद ने पूरे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और इस वक्त जो लोग उन मदरसों पर क्वेश्चन उठा रहे हैं वो लोग अंग्रेजों के पिट्ठू थे, समर्थन नहीं किया था अंग्रेजों की चाटुकारिता और वो भी है, और उस वक्त अंग्रेजों के गद्दार थे वो। ठीक है, यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आप तो एचआरडी मिनिस्ट्री में सलाहकार भी हैं, और एचआरडी मिनिस्ट्री की ही ये रिपोर्ट है कि यूपी में 20,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर है तमाम बच्चों पर। तो ये स्थिति है। और जो बात सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं और जिस मसले का जिक्र भाटी साहब ने भी किया कि भाई सारे स्कूलों की हालत सुधारने का जिक्र होना चाहिए ना, यहां पर सिर्फ मदरसों पर ही इतना उनका क्यों ख्याल रखा जा रहा है, या सारे नियम कानून जो है वो मदरसों के लिए ही क्यों, ये सवाल उठ रहा है। देखिए सबसे पहले मैं सुरेंद्र राजपूत जी को ये करेक्ट कर दूं कि ये जो अभी की जमात उलमा हिंद है उसने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, उसमें इनका कोई हाथ नहीं था, मैं उसको कर दूं। फिर मैं आपको बताऊं, जो यूपी मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार हैं राहुल गुप्ता, उनसे मेरी बात हुई। भाई जमायते उलमा हिंद चाहे आज की हो चाहे पहले की हो, आप तो अभी ये कह देंगे ठीक है राजपूत साहब, बीच में नहीं, आजादी की लड़ाई, बीच में नहीं। आपको अरे आपकी जानकारी नहीं, आप भी आप पहले सुन लीजिए, ये फैक्चुअल करेक्शन जरूरी है। आप आपको सुन रहे थे, आप सुनिए, आप पहले सुनिए बात को, ठीक है। आप फैक्चुअल बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ। आज की जमात उलमा हिंद से कोई लेना देना नहीं आजादी से, समझ गए। मैं जो कह रहा हूँ, देखिए मेरी रजिस्ट्रार से बात हुई थी, उन्होंने कहा जमायते उलमा हिंद का कोई लेना देना नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं बार। अरे छोड़िए ना, जमायते उलमा हिंद नहीं है टॉपिक, है ना, आप छोड़ दीजिए उस बात को, आगे बढ़े आप जी। अरे जहां बात तो सुन लीजिए, छोड़ दें समीर भाई, इतिहास को आप कैसे खत्म कर देंगे? मैं रजिस्ट्रार की बात कर रहा हूं, जो मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार हैं राहुल गुप्ता जी। अरे कैसी बात कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है? आप अपने राहुल गांधी से जाके पूछ के आइए, अगर जानकारी नहीं है तो। कैसी बात करें, पहले बात सुनिए। यासिर कंप्लीट करें अपनी बात। हमें पूछना होगा, पूछ लेंगे, लेकिन दारुल उलूम 2 बार डेट बढ़ी और जमायते उलमा हिंद का आजादी में बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस के साथ। कभी अरे राजपूत साहब, दारुल उलूम कह रहे हैं, जमीयत उलेमा हिंद ने आजादी की लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी, ये डिबेट का टॉपिक छोड़िए, प्लीज खत्म कर दे बात को यहीं पर। ठीक है ठीक है ठीक है, यासिर जिलानी साहब कंप्लीट करें अपनी बात, वो पूरा बिना बीच में रुके इस बार। मुसलमान जानते हैं जी, आप मुद्दे पे आइए जी। मैं देखिए, हाँ। मैं ये कह रहा था कि जब मेरी बात हुई वहां के रजिस्ट्रार से, उन्होंने क्लियर कहा कि हम लोगों ने बार बार मदरसों को नॉक किया, मदरसों के अधिकारियों से बातचीत करी, हाँ। लेकिन उनके अंदर इतनी कमियां थी कि उस कमी को छुपाने के लिए वो देखिए वेब पोर्टल लॉन्च किया। आपको इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कुछ हो नहीं सकती है कि आपके घर आके कोई बंदा कहता है कि आप आइए और हमसे रजिस्ट्रेशन लीजिए, हम आपको, और आप खुद कह रहे हैं कि इतना बड़ा बजट मदरसों के लिए आया है, सरकार आपके ऊपर ध्यान दे रही है, उसके बाद भी आप यकीन माने कि मात्र 32,641 आधार कार्ड से जो लिंक हुए हैं टीचर, ये तादाद आई है। इतने ज्यादा मदरसों में आप यकीन करेंगे कि मदरसों के एम्प्लॉय
कि ये हालत है कि वो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और यहाँ एम्प्लॉय हैं। इसलिए इन मदरसों को चलाने वाले कहीं ना कहीं इस तरह का जो खेल खेल रहे थे एक जमाने से पिछले 10 साल की सरकार में, उनको कहीं ना कहीं सरकार ने पकड़ लिया है। लेकिन मैं ये फिर मदरसों के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको खत्म करने की मंशा है इसके पीछे। मौलाना सुफियान निजामी, मुझे बस इस सवाल का जवाब चाहिए आपसे कि पहले वेब पोर्टल पर अपनी जानकारियां अपलोड करने की तारीख 15 सितंबर, फिर 30 सितंबर, फिर 15 अक्टूबर, सरकार मियाद पर मियाद बढ़ाती गई, लेकिन फिर भी 2000 से ज्यादा, 2500 से ज्यादा मदरसे ऐसे जिन्होंने अपलोड नहीं की जानकारियां। क्यों बच रहे हैं ये लोग? देखिए सबीर भाई, मैं जाहिर है सबकी बात सुनी है और बहुत मुख्तसर वक्त में बात रखूंगा। देखिए पहली बात तो यह है कि यहाँ पर सवाल चाहे वो एडेड मदरसे हों या गैर सरकारी मदरसे हों, उन सब सारी चीज़ों का यहाँ पर जिक्र हुआ है। अभी परसों जो कानपुर में कन्वेंशन हुआ था दारुल उलूम फिरंगी महल की तरफ से, उसमें मैं भी मौजूद था। उसमें देखिए जो शिकायतें आई हैं वो बेसिक मैं आपको बता दूं कि वो मदरसे जो मस्जिदों के अंदर चलते हैं, मकतब चलते हैं और वो एडेड नहीं है सरकार से, ना वो सरकार उनको मदद देती है और ना उनकी मान्यता है। ऐसे इदारों को या ऐसे मकतब को जब आप एक नोटिस जारी करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि साहब आपको वेब पोर्टल पर ये जानकारी देनी पड़ेगी, जबकि ना उनका पहले से रिकॉर्ड है ना बात, क्योंकि वो एक आजाद इदारा है, वो अपने मस्जिद के अंदर तालीम दे रहा है, अपने मकतब के अंदर तालीम दे रहा है। ऐसे मदरसों को जब आप टारगेट करते हैं और उनकी आप एक मियाद बता देते हैं, उनकी एक तादाद बता देते हैं। एक मिनट, छोटा सा काउंटर क्वेश्चन, ऐसे इदारों को यही सवाल है, कौन रोक रहा है? यहाँ पर तो उनकी बात हो रही है जिनको सरकारी मदद मिलती है, कोई बात नहीं कही। यही सवाल है। देखिए यहाँ पर नहीं, देखिए यासिर भाई, देखिए समीर भाई यही तो हकीकत है, यही हकीकत है। ये आप मैं जो जमीनी बात आपको बता रहा हूँ उसके पीछे यही मंशा है। यहाँ पर मंशा दूसरी है। यहाँ पर कानून जो पेज पर लिखा हुआ है, जो हिदायत जो कागज पर लिखी हुई हैं, वो कागज पर हिदायत अलग हैं, लेकिन आप जब जमीन पर उसको देखेंगे तो उसके पीछे दूसरा खेल हो रहा है। वहां पर ऐसे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है जो मदरसे देहात के अंदर हैं, ना उनसे सरकार से कोई मतलब है, ना सरकार से उनको मदद चाहिए, ना सरकार से उनको कोई रिकॉर्ड चाहिए। तब आप कौन सा ऐसा कानून आपको इजाजत देता है कि आप उन मदरसों को जरूर कीजिए, आप उनसे रिकॉर्ड मांगिए, आप उन पर पाबंदी आयद कीजिए जो आपसे मदद ले रहे हैं, लेकिन आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप कानून की आड़ में ऐसे मदरसों को टारगेट करें जिनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि आप लोग जवाब दे पाए उसका फिर बाद में। आप कोई देखिए समीर भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिन मदरसों ने मदरसा बोर्ड से अपने आप को जोड़ा है, जो आप उनको तनख्वाहें देते हैं, आप उनको फंड देते हैं, वो मदरसे आपके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं, आप उन पर कार्रवाई करें। लेकिन जो इसकी आड़ में जो आप पीछे से काम कर रहे हैं ना, मस्जिद के अंदर आप नोटिस भेज रहे हैं, मकतब के आप अंदर नोटिस भेज रहे हैं और यहां बैठकर आप लंबी चौड़ी तकरीर कर रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट हो, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो, एक हाथ में लैपटॉप दिया जाए, एक हाथ में कुरान दिया जाए। तो देखिए ये सब बातें टीवी पर करने के लिए बड़ी अच्छी हैं, लेकिन इसके पीछे मंशा सरकार की क्या है, यह उसी वक्त जाहिर हो गया था जब आपने ये कहा था यानी जमीनी हकीकत कुछ और है। ठीक है, होता है, आपने एक पॉइंट रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। आपने एक पॉइंट रेस किया है जी, जमीनी हकीकत कुछ और है, जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले विनोद बंसल साहब, ये जो 2682 मदरसे हैं जिन्होंने बार बार कहने के बावजूद भी अपनी जानकारियां, इंफॉर्मेशन जो है वो अपलोड नहीं की, यानी ये नहीं बताना चाहते कि भाई कहां पर उनका मदरसा चल रहा है, उसमें कितने क्लासरूम्स हैं, कैसा भवन है, क्या है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए इसके पीछे मंशा साफ है समीर भाई। जो लोग कानून में विश्वास नहीं करते, जिनका संविधान में कोई प्रतिबद्धता नहीं है संविधान के प्रति, जिनका देश की न्याय व्यवस्था में कोई सम्मान नहीं है, वो ऐसे लोग जो है कभी भी कोई इस तरह की अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को हमेशा छुपा के रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारी जैसी इन्फॉर्मेशन डालोगे पोल खुल जाएगी, कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएंगे हम लोग। तो वो एक्सपोजर से बचने के लिए ये सब चीजें, ये हथकंडे अपनाए जाते हैं। एक बात, दूसरी बात ये बताऊं, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि बड़ी सपाट सी डिबेट है आपकी, बड़ा एक स्पष्ट सा क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में रेज किया कि भाई दोज हु आर नॉट फॉलोइंग द गवर्नमेंट रूल्स हैज टू बी टेकन टू टास्क।
ये बड़ा क्लियर सा मामला है। सरकार को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं तो एक और बात कहता हूं, खैर ये आपने बड़ा स्पष्टीकरण दे दिया, इसके बावजूद भी कंफ्यूजन ये लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ये एडेड मदरसों की बात हो रही है, लेकिन मैं एक और बात कहता हूं, इससे आगे भी अगर सरकार ये कोई कानून कोई ऑर्डर जारी करती है कि हर एक मंदिर को अपनी इंफॉर्मेशन वेब पोर्टल पर डालनी पड़ेगी, हर एक मदरसे को या हर एक मस्जिद को अपनी एक इंफॉर्मेशन वेब पोर्टल पर डालनी पड़ेगी, तो किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? मुझे बताइए, आखिरकार क्यों वो पीछे हटता है? एक बात। दूसरी बात मैं कह दूंगी, देखिए बड़े बड़े ताज्जुब की बात है, जो पार्टियां अभी भविष्य की अभी पास बन चुकी हैं, वो पार्टियां भी आज ये बात कर रही है, देखो बात मदरसों की हो रही है और बात संस्कृत विद्यालय की बात कर रहे हैं, बात मदरसों की हो रही है, वो कह रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि ये तो बड़े राष्ट्रवादी संगठन थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण वही मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति है, जिसके कारण ये मदरसे आज जो है मेनस्ट्रीम एजुकेशन से नहीं हो पाए। और ये बड़ा ताज्जुब की बात है, ये जो निजामी साहब जो पहले कह रहे थे मेरी बात को सुनेंगे, आप बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, निजामी साहब भी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। निजामी साहब ने जो निजामी साहब कह रहे हैं, जो जमीनी पता ही नहीं, इनको ये नहीं पता, इनको ये नहीं पता आखिरकार लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद ज्यादा वक्त होगा हमारे पास, तफसील से बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और क्या वाकई मंशा पर सवाल उठाए जा सकते हैं? मदरसों के खिलाफ, वो मदरसे जो कि अपनी जानकारियां नहीं दे रहे थे, उनके खिलाफ सिर्फ एक्शन की बात है, बाकियों के खिलाफ, किसी के खिलाफ ये बात नहीं है, फिर भी मंशा पर सवाल उठाए जा सकते हैं क्या? एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मदरसों के खिलाफ योगी सरकार जो एक्शन ले रही है, उसके पीछे आखिर मंशा क्या है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मौलाना सूफियान निजामी, जिस बात का आपने ब्रेक से पहले जिक्र किया, वो बात किसी को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पर 16,461 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सारी जानकारियां तुरंत पोर्टल पर अपलोड कर दी। 2,682 मदरसे ऐसे थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया। आप कह रहे हैं कि गांव के दूर दराज इलाकों में, मस्जिदों में जो मौलवी मदरसे के तौर पर कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सरकार उनके पीछे पड़ना चाह रही है और मंशा गलत है सरकार की। ये बताइए कि यही तो कहा जा रहा है ना कि रिकॉग्निशन जो है वो खत्म हो जाएगी, सरकारी एड नहीं मिलेगी। अब उन लोगों को क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं उनके पास ना तो रिकॉग्निशन है, ना उनको सरकारी एड मिल रही है, तो वो तो जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ाते रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए ये तो समीर भाई सिक्के का एक पहलू है कि आप उनको सरकारी मदद ना दीजिए, और हमारे उलमा हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि हमें अपने तालीमी इदारों में सरकार की मदद नहीं चाहिए, ना हम सरकार की मदद के मोहताज हैं। हमारे मदरसे चंदों पर चल रहे हैं, अवामी चंदे पर चल रहे हैं, और हम अल्लाह करम से तालीमाम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारे मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है? निजामी साहब, सारे मदरसे चंदे पर थोड़ी चलेंगे ना। आप सरकार का जो बजट है 400 करोड़ का मदरसों के लिए, वो सरकारी एड मिलेगी तो मदरसों की भलाई होगी ना। सुनिए, मदरसा देने वाले हिंदुस्तान के हैं, सुनिए, ये सरकारी मदद मिलेगी तो मदरसों की भलाई होगी ना। सुन लीजिए, मदद मना करो ना, इस तरीके से आप मना करिए ना, हमें मदद नहीं चाहिए। सुन लीजिए समीर भाई इनसे कह दीजिए, सुन लीजिए जी, जरा पेशेंस रखिए साहब, बात को सुनने की क्षमता पैदा कीजिए अपने अंदर। ये जो 2600 मदरसे हैं, ये बजाय आप 2600 मदरसे बंद कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं ये नहीं, कि ये सब बोल लीजिए, सब बोल लीजिए, लेकिन हक बात है वो कह के रहूंगा। ऑडिट हो जाएगा। सुनिए, सुन लीजिए, ये यासिर भाई, आप किसी के यासिर मैं आऊंगा ना आपके पास। यासिर एक मिनट, आपको किसी के पक्ष में बोल रहा है, आप बता दीजिएगा ना जब मैं आपके पास बोलते आऊंगा। एक मिनट, निजामी साहब को अपनी बात रखने दीजिए, बीच में मत बोले कोई भी, प्लीज। समीर भाई बात मत काट, बात आवाम को ना बताइए। देखिए बात ये लोग काट रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा ये है कि जो मदरसे ऑलरेडी चल रहे थे उनमें 2600 मदरसों को आप पहले बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि साहब उनके पास, उन्होंने अपने पोर्टल पे सारी जानकारी नहीं डाली है। 16,000 जो मदरसे चल रहे हैं वो भी कल आप बंद कर देंगे। आप कहेंगे कि साहब जिस तरह आपने स्लॉटर हाउसेस को बगैर किसी अमल के और बगैर किसी अब आप घुमा रहे बात, अब आप घुमा रहे बात निजामी साहब, आप 16,000 जिन्होंने जानकारियां दे दी हैं उनको बंद करने का सवाल ही नहीं है। आप एक बार ये बता नहीं रहे हैं कि आखिर 2,600 मदरसों ने क्यों नहीं जानकारियां अपलोड की? क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? जैसे सबने कर दिया वो भी कर देते, कौन मान्यता बची रहती। ये बताने वाले है ही नहीं।
नहीं, ये बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मैं बताता हूं बिल्कुल करना चाहिए, जैसे सबने किया उनको भी करना चाहिए, और उस पर किसी को एतराज नहीं है। लेकिन आप अगर सिर्फ आपकी मंशा अगर ये होगी कि आप जो मदरसे चल रहे हैं आप उनको अपडेशन नहीं कर सकते थे, आप एक अधिकारी उनके पास भेज नहीं सकते थे, उनको समझा नहीं सकते थे, आप उसकी तफसील मालूम नहीं कर सकते थे, आपने सिर्फ एक टाइम दिया 15 को, 16 को, 30 को, उसके बाद एक ऑर्डर जारी कर दिया। एक टाइम नहीं दिया गया, 3 बार बढ़ाया गया, माइनॉरिटीज के तहत जिसको करना था उसने कर दिया। नवीन, लेकिन वो एक बात कह रहे हैं, निजामी साहब एक बात कह रहे हैं कि भाई आपने एक्सट्रीम फैसला ले लिया कि मान्यता रद्द कर दो, सरकारी मदद खत्म कर दो। कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर या जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जाते हैं उनके पास कि भाई ये तरीका है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को तरीका ही ना पता हो जिसकी वजह से वो अपलोड ना कर पा रहे। एक बात बताइए, कितने हमदर्द हैं मुसलमानों के, हम जानते हैं सरकार की मंशा की बात कर रहे हैं साहब, आप कितने हमदर्द हैं मुसलमानों के, वो तो उसी वक्त पता चल गया था जब साक्षी महाराज ने बयान दिया था कि मदरसों में आतंकवाद से जोड़ना चाहते हो, क्यों जोड़ना चाहते हो? क्या बताएंगे? क्योंकि आपको उससे बेनिफिट मिलता है, आपको वो लोग आप उनको बरगला सकते हो जो वो अनपढ़, ये हमारा कानूनी हक है। सुन लीजिए, उनको हम मस्जिद में पढ़ाएं, मदरसों में पढ़ाएं, आपकी 5 साल इक़्तिदार किसी भी हिंदुस्तानी से निजामी साहब आप बीच में मत बोलिए ना, जब आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोला, नहीं चलेगी। स्कूल चला रहे हम मस्जिद में तालीम दें या मदरसों में तालीम दें, आपको कोई इख्तियार नहीं दिया है, माफ कीजिएगा, जब आप मदरसा आपको कोई इख्तियार नहीं है। उन मदरसों के अंदर पढ़ने वाले जब मदरसे में टीचर हैं, क्या उनको जानकारी मालूम नहीं है अपलोड कैसे किया जाएगा? तो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं वो? क्या उनको मालूम नहीं है कि किस वेबसाइट पे क्या अपलोड करना चाहिए, सरकार ने क्या मांगा है, उसके बारे में आप कुछ बताना नहीं चाहते? आखिर क्यों? जिनकी आप बार बार बात कर रहे हैं, सरकार ने कहा कि हम उनको अच्छा, ये पता कौन करेगा? कहा कि हम उनको नहीं, ये आप पूछेंगे, उन्हीं की आपको हम बताएंगे, नहीं आपको बताएंगे क्या पढ़ाया जा रहा है। आप कहते हैं हमारे पास चंदा आ रहा है, दुनिया भर के हिंदुस्तान में जितने भी तालीमी इदारे हैं, आप बार बार क्या उन सब के लिए आपने यही कानून नाफिज किया है कि 15 तारीख की डेट दी, उसके बाद 30 तारीख की डेट दी, उसके बाद फिर 15 दी और कहा कि हम इसको बंद कर देंगे? हर जगह आपका यही रवैया है। आप मुख्यधारा में जुड़े ना। ठीक, भाटी साहब मंशा पर अरे सवाल क्यों? आप हमें मत बताइए, कोई तो रीजन होगा ना, आपने मुसलमानों के साथ जो भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। अरे निजामी साहब आप सुन लीजिए ना दूसरों की भी। भाटी साहब मुझे बस ये बता दीजिए कि सरकार की मंशा पर सवाल क्यों? क्या ये आप लोग ये मानकर बैठे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो करेंगे मुसलमानों के खिलाफ उससे हमारी हिफाजत करें, इसी तरह से टारगेट किया जाएगा? सरकार की मंशा में बहुत साफ साफ नजर आता है, और बात इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आप बना रहे हैं। हाँ, कि केवल उन मदरसों की मान्यता खत्म की जा रही है जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, या केवल एड रोकी जा रही है। आपके देखिए, जिस मदरसे की या जिस भी शिक्षण संस्थान की, आपकी मर्जी चाहे से वो मदरसे स्कूल हो या चलते मदरसा हैं, हो, बंद होंगे, जिसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी फिर वो गैर कानूनी है, फिर सरकार कभी भी भाषण मत दीजिए, कभी भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। जिस तरह से बूचड़ खानों को अवैध बता के उनके खिलाफ कार्रवाई, वो आपका चंदा कहां से आ रहा है यहाँ सारे लोग जानते हैं। कल आप ये कहेंगे जिनके पास आपका चंदा कहां से आ रहा है, आपका कल को उनमें पुलिस भेजी जाएगी, तय कर लिया, वो पुलिस से बंद कराया कराया भाटी जाएगी। साहब ये बताइए, जो चीज अवैध है उसकी तरफदारी कैसे कर सकते हैं आप? अवैध बूचड़खाने आप खुद करें, अवैध थे तो कार्रवाई तो होनी थी। समीर अब्बास जी, मैंने आपने नहीं किया, इन्होंने कर दिया। समीर अब्बास जी, मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा कि अगर नियम कानूनों का पालन कराने के लिए कदम उठाया जाता है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसके विरोधी नहीं है। लेकिन सवाल मनसा पे तब खड़ा होता है अगर आप सड़क पर आपको ट्रक चलने से रोकने हैं तो आप पुलिस को खड़ा कर दीजिए कि ट्रकों की जांच कीजिए। आप 90% ट्रकों के चालान हो जाएंगे। अगर आपको मदरसे टारगेट करने तो आप कहिए मदरसों के नियम कानून लागू कराइए। ठीक है, आप सब में नियम कानून लागू क्यों नहीं कराते? सुरेंद्र राजपूत जी, टारगेट किया जा रहा है मदरसों को, मतलब कमाल की बात है। नियम कानून लागू करने में आपको तकलीफ हो रही है, टारगेट किया जा रहा है। और कमाल हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के पेड एजेंट इस काम को करने में सरकार की मदद कर रहे हैं। यहां पर जो सबसे बड़ी बात है समीर अब्बास साहब, कि जो हम कह रहे हैं कि जो गैर कानूनी चीज है, जो लोग अपलोड नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। कौन रोक रहा है? उनको बिल्कुल मत छोड़िए, उनको टारगेट कीजिए, उनकी एड बंद कीजिए, उनको गैर कानूनी कीजिए। हमें भाई 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ यार बड़े भाई। मुझे मालूम है आपको कितने पैसे मिले। आप मुस्लिम वोट के खातिर कुछ भी करने को तैयार हो। हाँ। मैं लेकिन आप वही तो बोल रहे हैं। नहीं, हम गलत बोल कर, चलिए उनकी पूरी बात सुनिए। बात तो करें कम से कम। नवीन जी,
नवीन जी, आप अब मुझे पता है आप कितने पढ़े हुए हो और क्या नाम बंसल जी भी कितने पढ़े हुए हैं, मुझे सारी चीजों का पता है। मैं अगर कोई जानकारी बात कर रहा हूं तो उसमें आपको मिर्चें क्यों लग रही हैं? असलियत में बहुसंख्यक तुष्टीकरण के लिए अल्पसंख्यक इदारों को टारगेट किया जा रहा है। अरे समाजवादी पार्टी को मैं आपको बता दूं, मेरी हिम्मत, आप क्या करेंगे भाई? अरे फिर देखिए ये बहुसंख्यक आवाज दबाना चाहते हैं, ये बदतमीज है, नालायक है। अरे एक मिनट बंसल साहब समझिए तो दीजिए, तभी तो आप जवाब दे पाएंगे उनका। राजपूत साहब को टारगेट किया जा रहा है। सपा और कांग्रेस जो चोली दामन का साथ लेकर के बैठी है। अरे भाई मैं एक सवाल ये कह रहा हूँ कि अगर 2682 मदरसे अपनी जानकारी अपलोड कर देते तो आपके मुताबिक बहुसंख्यक तुष्टीकरण नहीं कर पाती सरकार। बैठ करके और कुछ नहीं करते, सिर्फ मुस्लिम इदारों को देश में घोषित करने का काम किया। आपने उन मदरसों से जानकारी अपलोड कराने की मदद क्यों नहीं करी? और ये वो लोग हैं जिन्हें अपने बाप दादा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सपा जो 2800 मदरसे हैं उनकी जानकारी अपलोड कराने में उनकी मदद गोली चला रहे थे बंसल, अगर आप उनकी मदद कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके पिट्ठू बने बैठे थे। सुनिए आप असलियत। अरे साहब जो पूछो उसका जवाब दो ना। प्रसाद मुखर्जी बंगाल में राजपूत साहब मुद्दे पर रहिए ना। चलिए ठीक है, राजपूत साहब आपका और यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी, क्या आपको लगता है कि 2682 वो मदरसे जो अपनी जानकारी नहीं दे पाए हैं उनके सामने कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है? हो सकता है वो चाह रहे हो जानकारी अपनी अपलोड करना लेकिन नहीं कर पाए, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है क्या? मानेंगे? आपने जो रिपोर्ट अभी दिखाई, मैं आपकी बात को समझता हूं। आपने अभी आपने जो अभी रिपोर्ट दिखाई उसमें आपने ये जिक्र किया कि सरकार की दी हुई डेडलाइन 3 बार बदली गई, 15 सितंबर, 30 अक्टूबर, 30 सितंबर और 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 उसके बाद आप क्या इतने लंबे टाइम में आप सारी जानकारी ले नहीं सकते थे? ले नहीं सकते थे आप। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो मंशा है वो मंशा ये है कि इन लोगों को राजनीति करनी है, क्योंकि इनके पास मुद्दे विहीन हो चुके हैं। इनके पास देखिए तो एक ही इनका वोट बैंक है, वो मुसलमान है, जो पिछले 55 सालों से कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने इनका इस्तेमाल करा और कांग्रेस और इन लोगों ने मिलकर मुसलमानों से हाशिए पे। आपको मैं आंकड़ा बताऊं, 4.5 करोड़ मुसलमान युवा, 18 करोड़ में 4.5 करोड़ युवा मुसलमान बेरोजगार हैं, 4.5 करोड़। आपको मैं बताऊं, देखिए आपको मैं बताऊं, 4.5 करोड़ युवा बेरोजगार है और मदरसे से पढ़े हुए 90% लड़के, 90% तलबा बिल्कुल बेरोजगार हैं। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि मौलाना भी जब इनको बता दीजिए, अभी महमूद इनको बता दीजिए, सुन रहा था, इनको बता दीजिए यासिर साहब को उनको इस बात का बेरोजगारी का पैमाना क्या है, इनको बता दीजिए 55 साल कि में क्या किया। 100% जॉब की गारंटी मदरसों के पढ़ने वाले तलबा के पास है, मैं जो सवाल आपके पास नहीं है। उसका जवाब अगर दीजिए। आपकी तरह मदरसे के छात्र होते तो उनको भी किसी पार्टी की चापलूसी करनी पड़ती, यहाँ पर बैठ के सिर्फ झूठा किसी पार्टी की चापलूसी करनी पड़ती अपनी रोजगार के लिए। अल्लाह के करम से मदरसे पूरे चंदाखोरी कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जॉब देते हैं और मदरसे से जॉब में है, जॉब का पैमाना जानकारी वो हमारे पास नहीं है। ये तो सीधे सीधे चुनौती है ना कि ठीक है तुम सरकारी एड बंद कर दो, खत्म कर दो। यहाँ तो गलती आपकी तरफ से है ना, कैसे बचाव करेंगे? समीर भाई बात देखिए, ये आपने 1 महीने का वक्त दिया, आपने 1 महीने का वक्त दिया, आपने 1 महीने के अंदर पूरे सूबे से पोर्टल पर जानकारी मांगी। क्या 1 महीने की मुद्दत, क्या 1 महीने की मुद्दत कम नहीं है आपके हिसाब से? क्या 1 महीने की मुद्दत काफी है किसी मदरसे को, किसी इदारे को अपनी जानकारी? अरे छोटी छोटी जानकारियां, 1 महीना काफी नहीं होता है। छोटी छोटी जानकारियां अपलोड करने में कितना वक्त लगता है? बंद कर दी जाएगी, उनको ऐड नहीं दी जाएगी। बंसल साहब वो कह रहे हैं सिर्फ 1 महीने का वक्त मिला और आसान सा तरीका था, छोटी जानकारी थी कि आप क्या
कितने बच्चे पढ़ते हैं, आपके यहाँ कितने शिक्षक हैं? ये बात आप नवीन से पूछिए, बंसल से क्यों पूछ रहे? विश्व हिंदू परिषद के आपको क्या प्रॉब्लम थी? ये बताइए। जानकारी दे दी, वो 1 महीने में कैसे दे दी? आखिरकार ये 2,500 क्यों नहीं दे पाए? कंप्यूटर 3 साल सरकार की बात सरकार का नुमाइंदा करे, विश्व हिंदू परिषद वाले कौन है? बात लग रहा है, देखिए मुझे लग रहा है निश्चित रूप से अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा ये वही आतंकवाद करके चला रहे थे, ये वही मदरसे साहब एक मिनट बोल लेने दीजिए बंसल साहब को, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास। वही मदरसे ये वही तर्जुमानी करने के लिए आतंकवादी पनपते हैं, ये बात स्पष्ट हो रही है सामने। अब मैं कहता हूं सरकार को, हाँ, अब आप मुद्दे पर आए, बल्कि ये जो आप जहर है ना, ये है असलियत समीर, ये है विश्व हिंदू परिषद की असलियत है। ये या तो माफी मांगे, हमदर्द नहीं है, ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, ये मदरसों बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। नहीं बंसल साहब ये बताइए, आप फिर वही लगे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, मतलब अभी बात हो रही है मान्यता रद्द करने की और आप राष्ट्रद्रोही देशद्रोही ठहराने लगे, यही तो दिक्कत है। इसी आप जब ये बातें करते हैं, इसीलिए सरकार की मंशा पर लोग सवाल खड़े करते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद और संघ का एजेंडा चल रहा है। नहीं, यही दिक्कत है ना, बिल्कुल बताइए क्यों नहीं? बार बार ये जो पाकिस्तान के एजेंट कैसे नहीं हो सकते जब ये जो है मदरसों को आप एक गलत तरीके से बंद कर रहे हैं, सरकार की मंशा खराब है। आपकी अगर मंशा, निजामी साहब भी इसके अंदर शामिल है, अगर इन तीनों की मंशा सही है तो इन तीनों ने मिलकर के, इन तीनों दलों ने उन लोगों की 1.5 महीने में जानकारियां अपलोड क्यों नहीं कराई? जब 17,000 मदरसों ने सरकार जो चला रहे हैं उनसे बात करिए। आपके सामने बैठे हुए कह रहे हैं वक्त बहुत कम था, उनके लिए कम नहीं था क्या? केवल इनको केवल वोट यूज करना चाहते हो आप, चाहते नहीं कि बच्चे पहली बात तो ये है, नवीन आप अपनी बात बताएं वरना विश्व हिंदू परिषद वालों की मजम्मत करें। क्या बताइए ना, क्या बात बताऊं? मदरसों को आतंकवादियों का अड्डा सुरेंद्र जी आपको माफी अरे भाई, जो मदरसे आतंकवादी के अड्डे उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, आपने इसमें क्या है? और कितने मदरसे ऐसे हैं सारे मदरसों को एक राज्य में तोड़ेंगे क्या? अब क्या बात करते हैं? आपने सदा इनको बांटिए और उकसाइए और मौका देख करके मुसलमान लोगों को अपने वोट बैंक की तरह यूज करिए। आप 60 साल से यूज करा आपने, अब नहीं चलने वाला है और यही दर्द आपका है। देश में रहते देश के खिलाफ बयान से जो लोग भी बयानबाजी करेंगे, देश की गद्दारी करेंगे, उनके साथ नरेंद्र मोदी ने मदरसों को देशभक्तों का अड्डा क्यों कहा? नरेंद्र मोदी ने देशभक्तों का अड्डा क्यों कहा मदरसों को? मैं कहता हूं राजपूत साहब, सारे मदरसों को किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा यहाँ पर आतंकवाद के अड्डे और कोशिश क्यों करी है? अब मुझे बताइए, मुझे बताइए आखिरकार मदरसों की किताब में वो क्यों इन्फॉर्मेशन करने से बच रहे हैं? और आप ही की कांग्रेस की सरकार की जब कार्रवाई, एक मिनट बंसल साहब, एक मिनट सूफियान निजामी साहब, जो बात यासिर जिलानी ने कही कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से वोट बैंक मानती आई है मुसलमानों को, आप लोग इन पार्टियों की पॉलिटिक्स में शामिल हो जाते हैं, उनके हाथों के खिलौने बन जाते हैं। इस बात में दम नजर आता है क्या आपको? इसीलिए सरकार कुछ भी अगर भलाई के लिए भी कोई फैसला हो रहा तो उसका भी विरोध हो, कहीं इसके पीछे पॉलिटिक्स तो वजह नहीं है ना? खाद मिलती है। नहीं समीर भाई, ये जवाब दीजिएगा। सुनिए समीर भाई, मैं जवाब सुनिए जवाब सुन लीजिए ना। अब आरोप आप लोगों ने लगाया तो जवाब ईमानदारी से जवाब देंगे। हाँ सुन लीजिए, हाँ जी, हाँ अब सुन लीजिए, मैं बहुत ईमानदारी से बयान अपना जवाब देता हूं इस उम्मीद के साथ कि यासिर साहब के अंदर उसको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। इनको असल में यासिर भाई को इस बात का तजुर्बा इसलिए है क्योंकि ये खुद आरएसएस के तर्जुमान हैं और आरएसएस किसको बैक करती है ये खुद बेहतर जानते हैं। इसलिए चूंकि सारे मुसलमान इनको इसी नजर से आईने से देखे जाते हैं, क्योंकि ये खुद एक जात और एक इदारे की और एक पार्टी की तर्जुमानी यहां करने के लिए बैठे हैं, इसलिए सारे मुसलमान को ये एक ही चश्मे से देखते हैं। जहां तक सवाल है कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, बीजेपी का, देखिए आपको बुरा लगेगा, मुझे पता था कि आपको बुरा लगेगा,
क्योंकि आप लोग तो वो हैं कि जो मुसलमानों को कुर्बानी करने की नहीं इजाजत देने से मना करते हैं और खड़े होते हैं मुसलमानों का नाम लेके कि मुसलमान कुर्बानी ना करें। ऐसे लोग आप लोग हैं जो हमने से होकर हमारे खिलाफ बोलते हैं। टाइम टू टाइम कुर्बानी तो है संघ के, वो छुपा थोड़ी नहीं है ये बात आप बता के क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। यासीन निजामी साहब ऐसा तो नहीं कहीं हिंदुस्तान में है जो मुसलमानों जो हिंदुओं की जो क्रिश्चियनों की हिमायत में आता है हम उसका साथ देते हैं। जो जहर फैलाने की राजनीति करता है इस मुल्क के अंदर हम उसके खिलाफ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। और उम्मीद इस बात की है कि पूरे हिंदुस्तान के अवाम उन जैसे लोगों को कहीं आपको ये लालच मिल जाती है मदरसों को सरकारी एड चाहिए या नहीं चाहिए? विधानसभा चले जाएंगे निजामी साहब, किसी वोट के लालच का तो आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आपको पैकेज मिलता है साहब, यूथ के आपको पैकेज मिलता है, आपको लालच का बेहतर पता है क्योंकि आप उन्हीं लोगों में से हैं। निजामी साहब, सरकारी एड चाहिए या नहीं चाहिए मदरसों को? आप लोग को तो बेहतर आज जो हालत है यूपी के अंदर, सरकारी एड चाहिए या नहीं चाहिए? आपको क्या मिला है वो आपको क्या मिला है आरएसएस का तर्जुमान बनने से? ये तो साबित हो चुका है। कश्मीर में भी पाकिस्तान जैसे देश से पैसा लेकर के आप देश के विरोध में काम करते हैं। आपने जो जिंदगी लगातार मुसलमानों को भड़काते हैं, मुसलमानों को मुख्यधारा से अलग कर रहे हैं। केवल कांग्रेस की सरकार के लिए गोद में जाकर आपने खाई 55 सालों से एक कतरा आपने नहीं बढ़ाया बढ़ाया है। अगर यासिर भाई उन लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें मत पढ़ाइए कि मुसलमान क्या है, थोड़ा सा भी शर्म करिए। हमें मत पढ़ाइए मुसलमान क्या है। हम अपने कुरान पर अमल करना अच्छी तरीके से जानते हैं, लिहाजा हमें मत सिखाइए। कहाँ पर सरकारें आती जाती हैं, डेटा तो होना चाहिए ना। हमें डर मदरी दिखाइए साहब ना, हमें बताइए कि हमें क्या करना है। वो कह रहे हैं कि नहीं सरकारी दखल हमें चाहिए ही नहीं, सरकार दखल दे ही ना। कहां पर समस्या है कहां नहीं है ये हम देख लेंगे। ये कोई बात है क्या? मैंने अपने बयान में जो सरकार की मंशा पर सवाल उठाया था, नवीन कुमार जी ने, विनोद बंसल जी ने वो बात सही साबित कर दी। आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो चर्चा में नहीं आ पाई। दोनों ने अभी आप पीछे कहा कि मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं और देशद्रोह के अड्डे हैं। आज ये मदरसों की मान्यता खत्म कर रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विनोद बंसल जी, आपने ठेका ले रखा है क्या चिल्लाने का? या आप बहुत बड़े विद्वान है, किसी को दूसरे को बोलने नहीं देते हैं? आपने ठेका ले रखा चिल्लाने का? आप पहले दूसरे की बात नहीं सुनिए, आप ही बोलते रहेंगे लगातार। आप सभ्यता सीखिए, पहले सभ्यता सीखिए, चर्चा कैसे की जाती है। जल्दी से हमेशा बीच में बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो महंत आदित्यनाथ हैं, वो उनकी हमेशा राजनीति मुसलमानों पर केंद्रित रही है। वो हमेशा मुसलमानों को देशद्रोही बताते रहे हैं, आतंकवादी बताते रहे हैं, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताते रहे। आज वो मुख्यमंत्री हैं तो वो बताना चाहते हैं अपने वोटरों को, अपने मतदाताओं को कि मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए इतने मदरसे बंद किए। कभी ताजमहल पे उंगली उठाते हैं, कभी बुरके पे उंगली उठाते हैं, कभी ताजमहल के लिए 13 करोड़ रुपए सरकार ने दिए। ये केवल मुसलमान विरोध की राजनीति करना चाहते हैं और आप मुसलमानों की राजनीति करना चाहते हैं, उनको भड़काना चाहते हैं। ये हिंदुओं के भी, इसलिए हिंदुओं का भी दुश्मन है। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस पिछड़ी जाति के हिंदुओं की मुठभेड़ों में चलिए ठीक है फर्जी मुठभेड़ों में मारा जा रहा है। ठीक है राजपूत साहब 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से लास्ट कमेंट। क्या सरकार को फिर से विचार करना चाहिए अपने फैसले पर? फर्जी मुठभेड़, नवीन जी, हाँ फर्जी मुठभेड़ हो रही है विनोद बंसल जी। क्या बात करते हैं? जल्दी से खत्म करें। 22 साल का लड़का अपराधियों को मारे क्यों मार रहे हैं? तो क्या अपराधियों का दर्द थोड़ी देखा जाएगा? अपराधी तो अपराधी है ना, अपराधी का मजहब देख के थोड़ी मारा जाएगा। अपराधी तो अपराधी है। अगर बहस में बैठाते हैं, ये परिस्थितियां हैं। हाँ। ये कांग्रेस की आवाज नहीं सुनने देना चाहते। मेरा सिर्फ नवीन जी से ये पूछना है कि जो बंसल जी ने कहा या मोदी जी ने कहा, मोदी जी सही थे या बंसल जी सही थे? समाजवादी पार्टी के नहीं है। अरे हम पार्टनर है या नहीं है, इससे आपको क्या लेना देना? आपके घर तो खाना नहीं खाने आते ना। क्या बात करते हो आप दोनों मिलकर? क्या लेना देना है आप ये बताइए कि नवीन ये बताएं कि मदरसे आतंकवादियों कहते हैं या देशभक्तों कहते हैं, जैसा मोदी ने कहा। समाजवादी पार्टी से आपका कोई संबंधी तो बोलिए ना। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे समझौता कर रखा है आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ये मनीष ये बताएं नवीन कि आतंकवादियों कहते हैं क्या? पिछलग्गू है
चलिए ठीक है, वो निगम चुनावों का जिक्र कर रहे हूं, उसमें नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर एक्शन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरा सवाल यह जरूर उठ खड़ा होता है कि अगर ये मदरसे नहीं चाहते थे कि एक्शन हो उनके खिलाफ, तो फिर इन्होंने अपनी जानकारियां अपलोड क्यों नहीं की? और क्या वाकई थोड़ा सा और वक्त दिया जा सकता है इन मदरसों को ताकि ये भी अपनी जानकारियां अपलोड करें और फिलहाल जो रिकॉग्निशन कैंसिल होने की बात है उससे बच सकें? ये सरकार को सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें ETV उर्दू।